मुज़म्मिल, ये अब बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं कि जी मईशत जो है वो वेंटिलेटर पर है और प्राइम मिनिस्टर साहब दौरों पर हैं। फिर डार साहब भी आके ज़ारी बातें वो बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अवाम आपको पता है वो नहीं समझ पाती। अवाम को तो नहीं समझ आती बहुत सी। मैं अक्सर बजट वाले दिन भी ये बात कह रही थी कि अवाम को तो जीडीपी का भी नहीं पता होगा ना। बहुत कम लोग हैं हमारे यहाँ जो तमाम इकोनॉमी को इन टर्म्स को समझते हैं। आम बंदा जब आपको भी मिलता होगा, किसी सहाफ़ी को भी मिलता होगा, तो सिर्फ ये कहता है कि बताएं कि महंगाई कब खत्म होगी, बताएं चीज़ें कब सस्ती होंगी, आप बताएं कि पेट्रोल कब सस्ता होगा, ये हम जो अशिया खुरोनोश लेते हैं ये कब सस्ती होंगी। तो आसान अल्फाज में आप समझाएगा, आपको क्या समझ आ रही है? देखिए, इसमें तो जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये, जिस तरह आज डार साहब ने कहा है कि पेट्रोलियम की कीमतें बरकरार रहेंगी। IMF डिमांड कर रहा है कि लेवी को 10 रुपये बढ़ाया जाए, वो नहीं माना। दूसरी चीज़ ये है कि इस साल कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि $3.7 बिलियन पाकिस्तान ने रेमिटेंसेस की मद में लूज कर दिए हैं। जो बाहर से लोग पैसे भेज रहे थे उसमें 3 या 7 अरब डॉलर की कमी वाक़ई हुई है, जबकि पाकिस्तान को IMF की अगली ट्रांच 1.1 अरब डॉलर चाहिए थी, वो मिली नहीं। लेकिन उसके मिलने से पहले ही 3.7 लूज कर गए और ब्लैक मार्केट में डॉलर आ रहा है यहाँ पे, जिसमें 20 रुपये महंगा बिकता है, उसकी रेगुलेशन नहीं होती। उसके अलावा डार साहब का बयान जो आज सुबह का था, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि IMF की हर शर्त नहीं मान सकते, हमने IT सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना है, आपकी बात सुन के उसको रिवर्स नहीं करेंगे, हम एक सॉवरन कंट्री हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो स्टेट बैंक है उसमें ऐसी तरमीम की उसके बिल में कि वो हमसे छीनने की कोशिश की गई है। तो अब लग ये रहा है कि इट्स IMF वर्सेस इसहाक डार साहब, और वो फ्रंट ऑन सामने आकर ये कह रहे हैं कि आपकी बात हम नहीं सुन सकते, और इसके इम्प्लीकेशंस यही होंगे कि प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होगा और नेक्स्ट प्रोग्राम नेगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। अब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, सवाल ये है। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको अगर नज़र आ चुका है कि अगस्त में हमारी गवर्नमेंट जा रही है, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, वो जो मर्जी करे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। ऑन पेपर बजट ऐसा देना है कि हर कोई खुश हो जाए उससे। नज़र ये आए कि ये बजट बहुत बेहतरीन है, इसमें किसी के भी कट्स नहीं लगे, इसमें एक्स्ट्रा टैक्सेशन बहुत हैवी किस्म की नहीं हो रही, इसीलिए ऑन पेपर एक अच्छा बजट दे के आप चले जाएं। हाँ, उस पर एप्लीकेशन होती है या नहीं होती, इतलाक होता है या नहीं होता, वो दूर की बात है। तो वो करके सिर्फ 1 महीने की प्लानिंग है। उसके बाद जो करना है इंटरिम गवर्नमेंट ने करना है। उसके ऊपर भी एक पार्टी ये सोच रही है कि फौरी इलेक्शन हो जाए, एक पार्टी ये कह रही है कि नहीं, जो अगला सेटअप आएगा, निगरान सेटअप, वो कम से कम 6 महीने या 1 साल चले, ताकि हमारी ये मैल परफॉर्मेंस जो है ये धुल जाए। तो ये माइंडसेट है, जहाँ पर 1 महीने की माइंडसेट से पॉलिसी बनती हो, वहाँ पर आप क्या बता सकते हैं कि अगले महीने के बाद क्या होगा। उसकी वजह ये है कि हमने सोचा ही नहीं उसके बाद। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो एक डेकेड की या 20 साल की, 30 साल की बना करती हैं। यहाँ पर सिर्फ ये बनता है कि अगले महीने का सर्वाइवल कैसे करना है, इसका सोच लो, बाकी रहने दो। तो ऑब्वियसली ये फार साइटेडनेस दिखाई नहीं दे रही में, और डार साहब जो हैं वो एंटी IMF पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, भयानक भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर दोस्त ममालिक आके हमें बेल आउट नहीं करते, देन इट वुड बी एन एब्सोल्यूट डिजास्टर। कर्जे सब लिए चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक सवाल मेरे जहन में आया कि जी जब कर्जे लेते हैं तो एक कर्जा एक हुकूमत ने लिया, फिर दूसरी हुकूमत आ गई, फिर उसने लिया, वो बढ़ता चला जा रहा है। जो चीज़ें इस तरह की होती हैं जिनका क्रेडिट नहीं लेना बनता, यानी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, तो उसका मलबा दूसरी हुकूमत पर गिरा दिया जाता है। लेकिन जो मनसूबे शुरू किए जाते हैं, प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं, तो वो क्रेडिट सब लेते हैं कि हमारे टाइम में शुरू हुआ था। तो कर्जों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो चीज़ें, इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ना। देखिए, ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना रेसिपी फॉर डिजास्टर, यानी कि तबाही की जो बेसिक रेसिपी होती है वो है ही ये कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी फॉर्मेशन नहीं है। एक वजीर आजम आता है, वो 3 साढ़े 3 साल सर्वाइव करता है, कि फौरन जाने के बाद पॉलिसी रिवर्स हो जाती हैं, नया अपना विजन लागू कर देता है। तो हमें इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंटेंसली कंसिस्टेंसी चाहिए पॉलिसीज की, कि कोई भी हुकूमत आए तो वो पिछली हुकूमत के जो इकोनॉमिक इनिशिएटिव है उनको रोल बैक ना करे, ताकि कोई तो पुख्तगी आ सके। अब आप कर्जे की बात कर रही हैं, तो PTI ने 3.5 साल के अंदर 76% कर्जा लिया पाकिस्तान की 70 साल की तारीख का, और ये जो अब हुकूमत आई है इसने 11 महीने में पाकिस्तान की तारीख का 34% ले लिया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि 11 महीने में पाकिस्तान की हिस्ट्री का 30+% डेट जो है वो और चढ़ा दिया है इस हुकूमत ने, और जो इससे पहले आई थी वो भी 80% के करीब चढ़ा के चली गई। ये शौकत तरीन साहब ने खुद एडमिट किया, ये मेरा फिगर नहीं है। तो ये देखते हुए आइडिया ये होता है कि किसी के पास भी कैपिटल और वेल्थ जनरेशन का प्लान नहीं है, सिर्फ लैंडिंग का प्लान है कि आएँ, बाहर से पैसे लेकर आएँ और बेल आउट करते जाएं और इसी साइकिल में फंसे रहें, और आपकी जो GDP है उसका 80% तो डेट सर्विस में चला जाता है इस तरह से।
तो अब ये करते करते हम जनरेशनल एक डेट जो है वो आने के ऊपर भी डाल चुके हैं। जो बच्चे अभी पाकिस्तान में पैदा नहीं ना हुए वो भी मकरूज हैं, और इसको रोक वही सकता है जो आके थोड़ा विजन पेश करे कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है, बजाय इस लैंडिंग के क्राइसिस के जो रिपीटेडली करी जा रहे हैं। तो ये सियासतदानों को मिल बैठ के कोई मिसाल ठीक है बात करनी चाहिए, 20 साल की पॉलिसी बनाए एटलीस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिपरजॉय तूफान के खतरात कराची के साहिल तक पहुंच गए। समुद्री तूफान और शदीद बारिशों में नुकसान से बचने के लिए आवाम ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दफा 144 पर अमल करें और हरगिज साहिल का रुख न करें। साहिल समंदर के नशेबी इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फौरी तौर पर महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाएं। दौरान बारिश और आंधी में गैर जरूरी बाहर निकलने से परहेज करें। तमाम जरूरी अद्वियात प्लास्टिक के बैग में अपने साथ रखें। बिजली के तार और खंभों से दूर रहें और उन्हें हरगिज ना छुएं, ये जानलेवा हो सकती हैं। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें और स्लो ड्राइविंग करें। गाड़ियों और मोटरसाइकिल को बिजली के खंभों के नीचे पार्क मत करें। दरख्तों, साइन बोर्ड और पीएमटी के नीचे खड़े ना हों। जनरेटर या पानी की मोटर को गीला होने से हत्तुल इम्कान बचाएं। सिंध हुकूमत और एनडीएमए की जानिब से अवामी इमदाद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। आवाम से गुजारिश है किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए स्क्रीन पर मौजूद इन नंबर्स पर फौरी राब्ता करें। आंधी और तूफान से बचने की दुआ। ए अल्लाह, इसे रहमत बना और इसे अजाब ना बना। ए अल्लाह, इसे नफे वाली हवा बना और नुकसान वाली हवा ना बना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।